हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों का स्वागत है मेक इजी एकेडमी पर। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सन 2024 और 25 सेशन के लिए 11th क्लास का मास्टरमाइंड का मॉडल पूरा सॉल्व कराएंगे। आज हम लोग आपको बहुविकल्पीय कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? बहुविकल्पीय। तो आज हम बहुविकल्पीय कवर करेंगे, अगली वीडियो में अति लघु कवर करेंगे, उससे अगली में लघु, फिर दीर्घ, सब एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे जितना भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आप लोगों की तैयारी यहीं से ही हो जाएगी। और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है आज। और चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 क्या है? क्या नाम है चैप्टर नंबर 1 का? मूल अवधारणा। ठीक है ना? क्या नाम है? नहीं, विलियन है, मूल अवधारणा है। मूल अवधारणा वो विलियन 12th में है। ठीक है ना? तो रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा ये अपना चैप्टर है और इसके पहला क्वेश्चन है ना? तो आज से शुरू कर रहे हैं इस सीरीज को और कोशिश करेंगे कि मास्टरमाइंड का आपको पूरा ही मॉडल पेपर सोल्व करा दे। ठीक, कोशिश करेंगे आपको मास्टरमाइंड का पूरा पेपर ही क्या सोल्व करा दिया जाए। ठीक है जी, चलिए जी। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो विद्यार्थियों ने एक ही प्रयोग को अलग अलग किया और हर एक ने इसे दोहराया। उसने कहा दो विद्यार्थी है और उन्होंने अलग अलग प्रयोग करा और हर एक ने, एक सेकंड रुकना भाई, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दो। हाँ, और हर एक ने इसे दोहराया, हर एक ने इसे दोहराया तथा द्रव्यमान के दो पाठ्यांक प्राप्त किए जो निम्नलिखित है। ठीक, दो पाठ्यांक प्राप्त करें जो क्या है? निम्नलिखित है। जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे डाटा भी गिवन है। क्या गिवन है? जैसे विद्यार्थी, ये कैर ख था, एक पाठ्यांक के लिया एक ने और एक पाठ्यांक के लिया एक ने और एक पाठ्यांक के लिया है। ठीक, तो पहले वाले ने जो डाटा लिया है वो लिया है कितना? 301 और 299। दूसरे वाले ने जो डाटा लिया है वो लिया है 200, 302 और 298। उसने कहा द्रव्यमान का जो सही पाठ्यांक है, यानी कि जिस चीज का वो डाटा ले रहे हैं उसका जो सही डाटा है वो 3 है। यानी कि अगर 3 जिसका आता है उसका बिल्कुल सही है। ठीक, तब हम क्या करेंगे? जैसे इसने 301 और 299 लिया तो इससे देखेंगे 3 से कितना कम या ज्यादा है। ठीक, तो देखा जाए तो ये जो ऊपर इसका जो उत्तर आ रहा है वो 3 से +1 और -1 आ रहा है। भाई देखो, 3 से या तो 0.01, 0.1 या एक और पॉइंट, या तो 0.01 ज्यादा है या 0.01 कम है। और दूसरे वाले विद्यार्थी का देखें तो 3 से प्लस माइनस या तो 0.02 ज्यादा है या 0.02 कम है। ठीक है ना? तो वो कह रहा है कि सबसे अच्छा उत्तर किसका है? तो सबसे अच्छा उत्तर तो उसका है ना जिसका जो ज्यादा, जिसकी में त्रुटि सबसे कम है। तो कह रहा है दोनों विद्यार्थियों के पाठ्यांक न तो परिशुद्ध है और न ही यथार्थ है। ये तो बात गलत होगी। परिशुद्ध मतलब अगर इसका औसत निकालोगे, मतलब जो दोनों ने अपना डाटा दिया वो तो शुद्धि रूप में दिया है। ठीक, तो ये तो गलत होगी बात, ये वाली बात तो गलत होगी। ठीक, उसने कहा विद्यार्थी कह के आंकड़े परिशुद्ध भी है और यथार्थ भी है। यथार्थ मतलब जो ज्यादा सही है, सटीक है, जो ज्यादा निकटतम है 3 के। ठीक, तो ये बात ठीक होगी। देखो, विद्यार्थी ख के आंकड़े न तो परिशुद्ध है, परिशुद्ध तो दोनों के हैं। परिशुद्ध मतलब जो पढ़े या नहीं जा सकते, तो परिशुद्ध अवस्था में विद्यार्थी ख के आंकड़े परिशुद्ध भी है और यथार्थ भी है। परिशुद्ध तो है बट इसके मुकाबले इसके ज्यादा यथार्थ है। किसके? कह के। इसमें कितने की त्रुटि है? 0.01 की। और इसमें कितने की त्रुटि है? 0.02 की। तो जिसकी त्रुटि सबसे कम है उसे ज्यादा यथार्थ माना जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है जी, अगला देखते हैं। हाँ जी, देखो क्या कह रहा हूं। उसने कहा निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सी अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सही नहीं है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तुमने फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम, उसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा? अभी तक सुना तो होगा ऊर्जा संरक्षण। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण? ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती, न समाप्त की जा सकती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती। मतलब ऊर्जा का जो मान निश्चित हो चुका वही रहेगा, उसका रूप बदल जाएगा। ऐसी शब्द को पकड़ो द्रव्यमान, ऐसी शब्द को पकड़ो द्रव्यमान संरक्षण। तो इसका मतलब जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान बाद में है। तो इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण। अब देखो इसके मोल गिन लो बस तुम, या इसका द्रव्यमान देख लो, जैसे मोल गिन लो आप, क्योंकि देखो 2 से मिलाकर 1 बन रहा है। ठीक, तो जैसे mg के कितने मोल है? 2।
यहाँ पर कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? तो यहाँ पर 1 नहीं है, 2 है, और 2 आ गया ना, ठीक। तो यहाँ पर mg कितने हैं? यहाँ पर के ऑफ कितने हैं? तो बिल्कुल बैलेंस है। तो इसका द्रव्यमान अगर निकालेंगे तो सेम आएगा, इसका अगर हम द्रव्यमान निकालेंगे तो सेम आएगा, तो ये तो ठीक है। अगर इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो ये क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है ना। दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं? 3। इधर देखो कितने कार्बन है? 1। तो यही पालन नहीं कर रहा। तो द्रव्यमान निकालेंगे तो लो, बाकी भी देखो दूसरा, हाइड्रोजन H8 कितने, हाइड्रोजन कितने हैं? 8। यहाँ कितने हैं? यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 3। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो अगर मैं इसका द्रव्यमान निकालू, चलो इसका द्रव्यमान निकालो तुम एक बार, एक काम करो, पहले इसका द्रव्यमान निकालो। कार्बन का द्रव्यमान कितना है? कार्बन का द्रव्यमान है 12, तो 12 दिया 36। हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन का है 1, यानी कि 8। ऑक्सीजन का कितना है? 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। टोटल देखो कितना बैठ रहा है? 40, और ये कितना बैठ रहा है? 76। कितना बैठ रहा है? 76, है ना। इस पर देखते हैं, कार्बन का कितना है? 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन का 16। टोटल देखो कितना बैठ रहा है? तो ये बैठ रहा है 12, ये हो जाएगा 44, 44 2 46, और ये हो जाएगा 18, 8 ये कितना हो जाएगा? 8 4 12, और ये हो जाएगा 5 और 1 6 62। क्या दोनों तरफ का द्रव्यमान सेम आ रहा है? नहीं। अगर सेम आएगा तो वो इस संरक्षण का नियम का पालन करेगा। इसमें देख लो, चाहे इसमें देख लो, इन सबके सेम आएंगे। तरीका यह है कि इनके पहले परमाणु देख लो, तो परमाणु लगभग सेम है सारे, तो फिर वो नियम का पालन कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी। जो नियम का उसने कहा ना के अनुसार सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? बी। तो ये आ जाएगा आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत? तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कहा है। वह अधातु जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान है। तो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में क्या है? पारा क्या लिखा है यहाँ? है नहीं। ऑप्शन के अनुसार तो क्या होती है? सिर्फ ब्रोमीन होती है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो ऐसा क्या होगा? ब्रोमीन। ये अधातु है, याद करो, ठीक। देखो, हा ही ली बी, ठीक। बेरिलियम, फिर क्या आता है? बोरॉन। तो इस तरीके से चले तो ब्रोमीन जो आएगा वो कौन से नंबर, मतलब ब्रोमीन किस में आ जाएगा? वो ऐसी धातु है जो नॉर्मल ताप पे किस पर मिलती है? द्रव अवस्था में मिलती है, ब्रोमीन। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है जी, यहां तक की बात। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भाई साहब, हाँ जी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तत्व मतलब शुद्ध अवस्था है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक, जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं ना, वे सब तत्व है, समझो। जैसे H2O, क्या पीरियोडिक टेबल में है H2O? नहीं, तो तत्व नहीं है, ठीक है ना। जल, तो इसमें क्या हो जाएगा? चेक कर लेते हैं। शक्कर, शक्कर का फॉर्मूला है C11H12O22, है ना, इस तरीके से, है ना। तो ये तो गलत हो गया। जल H2 हो गया, ये भी नहीं है। चारकोल, अब चारकोल क्या है वो बताऊंगा। वायु क्या है? वायु तो बहुत सारी गैस का मिश्रण है, ठीक। उसमें ऑक्सीजन है, वायु का मतलब तो बहुत मिश्रण है। बचा क्या? चारकोल। तो इसका आंसर है क्या? चारकोल। एलिमिनेशन का आंसर पता चल जाएगा, बट चारकोल होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। चारकोल असल में क्या होता है? जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी, लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक, जला दिया जाता है, और जलाकर कार्बन का एक रूप बना लिया जाता है, ग्रेफाइट। कौन सा रूप बना लिया जाता है? ग्रेफाइट। तो ये कार्बन का ग्रेफाइट का रूप है, और कार्बन का शुद्ध, कार्बन की समझ लो, कार्बन की ग्रेफाइट रूप है ये, समझो। या कार्बन का ही अपर रूप है। कार्बन के क्या है? अपर रूप। और कार्बन क्या है अपने आप में? तत्व। तो ये भी क्या हो जाएगा? तत्व, यानी कि चार। बाकी एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं आप इसके क्वेश्चन कि भाई ये नहीं है, ये है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या? 1.8 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो देखो, पहले जल देखो, जल कितने ग्राम होता है? 18 ग्राम, ठीक। 18 ग्राम, 18 ग्राम के अंदर अगर मैं जल के अणुओं की बात करूं,
तो वो है 1 मोल 0.6.022 इंटू 10 की पावर माइनस के 20 माइनस नहीं सॉरी ठीक 23 ठीक। अब उसने कहा 18 ग्राम में बताओ कितने हैं, तो 1 ग्राम में कितने हैं, तो 1 ग्राम में है आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18, तो उसने कहा 1.8 ग्राम में बताओ, है ना, तो इंटू 1.8, ये पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो नीचे, 18 से 18 कट जाए, इस जीरो की वजह से 22 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22 आंसर। बताओ इसमें कोई मसला किसी को, ठीक, कौन सा आ जाएगा इसमें फिर, बी, तो ये आ जाएगा बी, कोई मसला। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। भाई चित कर रहा, अगर अच्छी चीज हुआ मुझे पहले, चलिए देखो, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना है, तो ऑक्सीजन का एक्चुअल भार कितना है 16 ग्राम, ठीक, कितने परमाणुओं का 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ऑक्सीजन परमाणुओं में इतने परमाणु का जो भार है वो कितना है, इतने ऑक्सीजन परमाणु का जो भार है वो 16 ग्राम है, बट उसने कितने परमाणु का पूछा है, एक परमाणु का, तो इतने परमाणु का इतना, तो एक परमाणु का कितना, इसे भाग कर दूं तो ये आ जाएगा 16 बटे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आंसर ग्राम में, कौन सा आ जाएगा बी, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। बताओ इसमें कोई मसला किसी को, ये मेरे कराने के बाद में भी रिवीजन करके देखना है एक बार इनका, ठीक। ये लो भाई साहब 4-5 क्वेश्चन एक साथ, ऐसा नहीं बात आने रहे समझ में, तो ऐसा तो आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेक्षित द्रव्यमान किलोग्राम में सार्थक अंक कितने हैं, इसके किलोग्राम में सार्थक अंक कितने हैं। देखो सार्थक अंक में मैंने बताया था कि दाईं तरफ के जितने भी अंक होते हैं ना हम कंसिडर नहीं करते, मतलब बाईं ओर के अंक कंसिडर नहीं करते, तो कितने हैं 1 2 3, तो इसमें 3 सार्थक अंक है, इसमें कितने सार्थक अंक है 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मापा गया तापक्रम फारेनहाइट में 200 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने में उसका मान क्या होगा। ठीक, देखो मैं बता रहा हूं, सेल्सियस पैमाना बताओ कहां से कहां तक होता है, सेल्सियस पैमाना होता है, मैं बता देता हूं, सेल्सियस पैमाना होता है 0 से 100 तक, ठीक। फ़ारेनहाइट पैमाना होता है कहां से कहां तक, 32 से 212 तक, ऐसे तो है फ़ारेनहाइट। और केल्विन पैमाना होता है आपका, केल्विन पैमाना होता है आपका कितने से 273 से 373 तक, ठीक है जी। सेल्सियस और केल्विन में 100 का अंतर है, इसमें 180 का होता है, ऐसे याद रखो, ठीक। अब इसका फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला बनता है सर कि आप ऐसे लिखें, आप ऐसे लिखें सी माइनस कहां से शुरू हो रहा है 0 से, बटे इसके कितने हिस्से हैं 100 बराबर, फ़ारेनहाइट कहां से शुरू हो रहा है 32 से, बटे इसके कितने हिस्से 180, 180, 32 से 212 तक गया, तो कितने हिस्से हुए 180। ऐसे ही केल्विन में देखते हैं, केल्विन माइनस कहां से शुरू हुआ 273 से, और कितने हिस्से हैं 100। अब देखो डिग्री सेंटीग्रेड से जब केल्विन में जाते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 2 से 73 जुड़ने घटना काम शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार हमें किसके बारे में दिया है, इसके बारे में दिया है, इसके, अरे दोनों ही ब्लैक हो गए क्या ऐसा, इसके बारे में दिया है, इसके बारे में पूछा था, मैं बस इतना फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है, माइनस के, फ़ारेनहाइट में कितना है, फ़ारेनहाइट में 200 फ़ारेनहाइट माइनस के 32 बटे 180, तेजी से 20 से कट जाए कितनी बार 5 बार, 20 से कट जाएगा 9 बार, इसकी दर गुना करूंगा तो 9c बराबर, इसे घटाते हैं तो बैठेगा 168 168 इंटू 5, ठीक। देखो जी 9 से कट रह गए, 8 और 1 9 नहीं, 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 से काट लो से
3 पंजे 15, 3 छंग 18। ठीक, गुना करते हैं 250, 280, तो सी बराबर हो गया 280 बटे 3। 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 नम 27 बचाता है 3.33, 93.33 है क्या? ये रहा। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? तो इस डाटा को याद रखना, ये आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बता दी उसने। ठीक, बस याद रखना कि इसका हिमांक होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है हिमांक, और ये क्या होता है इनका क्वथनांक। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि पानी का क्वथनांक बताओ फ़ारेनहाइट में, तो 212। आपसे पूछ ले पानी का क्वथनांक बताओ केल्विन में, 373। आपसे पूछ ले डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 100 पता ही है तुम्हें। हिमांक पूछ ले फ़ारेनहाइट में, हिमांक बताओ। फ़ारेनहाइट में पानी कहाँ पे जमता है, कहाँ जमता है? 22 पे और 32 पे। ठीक है, ये इनके हिमांक है, ये क्या है इसके क्वथनांक। बताओ यहां तक की बात समझ में आई है नहीं आई? आगे चलते हैं। अगला क्या है? Na2CO3 के 0.2 मोल, यानी कि मोलरता दे दी विलियन के 50 ml 50 मिली। तो देखो ये तो आपको मोलरता दे दी, क्या दे दी गई? मोलरता। ये आपको क्या दे दिया? द्रव, उसका विलियन का आयतन दे दिया। और ये पूछ रहा है कि Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता है, इसका द्रव्यमान। तो मोलरता का फॉर्मूला देखना पड़ेगा उसके लिए पहले, है ना। सबसे पहले देखते हैं मोलरता का फॉर्मूला क्या है। मोलरता का फॉर्मूला क्या है? मोलरता का फॉर्मूला है मोलों की संख्या बटे आयतन। और मोलों की संख्या यानी कि एन। एन का फॉर्मूला क्या है? एन का फॉर्मूला है कि उसका पूरा आयतन बटे अनुभार, याद है, जिसे हम एम से इंडिकेट करते थे। ठीक, अब आप इसमें ये देखो आपको क्या क्या डाटा दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। मोलरता आपको कितनी दे दी उसने? 0.2। मोलरता कितनी दे दी? 0.2। एन की वैल्यू निकालनी है, डब्ल्यू मुझे पता नहीं, डब्ल्यू तो मुझे पता ही करना है। ठीक, तो यौगिक क्या है अपना? Na2CO3। जरा इसका अनुभार निकाल के बताओ सभी, तेजी से। Na2CO3 का अनुभार तेजी से सभी निकालो, तेजी से। हाँ जी, तेजी से निकालेंगे सभी। देखो कितना निकालो जरा। Na का कितना बताया? 46 हो गया, क्योंकि 23 हो गया ना, 23 दूनी 46। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 48। तो इसका टोटल करेंगे कितना बैठेगा? 106। तो इसका मतलब हो गया, मुझे एम पता चल गया, फॉर्मूले में रखना शुरू करते हैं। डब्ल्यू मुझे बताना है, एम मुझे पता चल गया 106, और ये 500 ml है द्रव्यमान आयतन, लेकिन वो ml है, हमें चाहिए होता है लीटर में। तो भाग कर दो 1000 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में बदल जाएगा। अब करते हैं कैलकुलेट, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार? 53 बार। तो डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा? 0.2 इंटू 53। ठीक, पॉइंट हटाऊंगा, 1 जीरो एरी, 2 से गुना करूंगा तो 106, तो 10.6 आ जाएगा। एक पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 10.6। चेक करते हैं ऑप्शन में है क्या 10.6 कहीं पर, ये रहा। तो क्या आ जाएगा इसका? डी। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, अब आगे चलते हैं। आसुत जल की मोलरता याद रखो 55.56, बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। आसुत जल मतलब शुद्ध जल। ठीक, निकालते कैसे वो देख लो आप एक बार, है ना। आसुत जल की मोलरता देख लेते हैं निकालते कैसे हैं। हाँ जी, आसुत जल की मोलरता, क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा वो? क्वेश्चन नंबर 10। 10 आसुत जल। 10 देखो जरा, आसुत जल की मोलरता। तो देखो भाई, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता का फॉर्मूला होता है एन अपॉन डब्ल्यू, है ना। कैपिटल डब्ल्यू होगी, कैसा डब्ल्यू? कैपिटल डब्ल्यू। हम मोलरता लिख रहे हैं ना, हाँ लीटर, याद करो मैंने कैसे याद कराया था, मोलरता, लीटर, रे तो मोलरता में आयतन ही तो आता है। अरे लग भाई, सस्ते में से। ठीक, तो ये आ जाएगा वी, लीटर।
ठीक है ना। अब n की जो वैल्यू होती है, n होता है क्या तुम्हारा, W/m। ठीक, अब जो मोलरता होती है ना, मोलरता होती है ग्राम प्रति लीटर। क्या होती है, ग्राम प्रति लीटर। अब समझो, यानी कि इसकी जगह मैं लिख दूं W/m इंटू V। जल का जो घनत्व होता है, जल का घनत्व होता है 1 लीटर या 1 ग्राम, 1 लीटर 1 ग्राम 1 ml। 1 ml में 1 ग्राम वजन होता है जल के। 1 ml में कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक, हम कितने लीटर ले रहे हैं, आयतन लीटर में ले रहे हैं, तो हम 1000 ml ले रहे हैं ना, तो 1000 ml हो गया, तो उसका वजन कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। भाई 1 ml में 1 ग्राम वजन होता है जल के, इसका घनत्व है। ठीक, हम ले रहे हैं मोलरता, मोलरता में कैसे लिया जाएगा, लीटर में। लीटर है तो मतलब 1000 ml ले रहे हैं ना। अगर हम 1000 ml ले रहे हैं, समझो, अगर हम 1000 ml ले रहे हैं, तो 1000 ml लेने का मतलब है कि जल का जो एक वजन होगा वो भी 1000 ग्राम होगा। 1 ml 1000, 1 ग्राम 1000 ml 1000 ग्राम। ऊपर हम वजन में रखते हैं ग्राम में, बटे इसका अनुभार लिखते हैं यहाँ m, अनुभार जल का कितना होता है 18। ठीक, और v आयतन, आयतन कितना ले रहे हैं 1 लीटर, तो लीटर में लिखते हैं ना नीचे, तो 1 आएगा लीटर के कारण। ऊपर कितना आता है, ग्राम में, ये अनुभार, और ये आता है लीटर में। तो लीटर तो हम कितना ले रहे हैं 1, तो लीटर हो गया 1। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 55.56 समथिंग। वही तो चीज है ये, 1000 ml 1000 ग्राम। हाँ, तो वही तो बात हो गई, प्रति लीटर, ऐसे समझो। इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं हम कि जल का घनत्व होता है 1000 ग्राम प्रति लीटर। तो 1 लीटर में कितना हो गया, 1000 ml। तो वही तो बात कह रहा हूं मैं भी। ठीक, तो 1 ग्राम मतलब 1 लीटर है ना। 1 ग्राम मतलब 1 ml मतलब 1 ग्राम। ठीक है ना। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक, चलिए अगला क्या है इसमें क्वेश्चन। आधुनिक परमाणु भार किस परमाणु पर आधारित होता है, बताओ किस पर होता है। हम परमाणु भार की जब परिभाषा देते हैं तो हम किसके आधार पर देते हैं, कार्बन 12 के आधार पर। कि 1 ग्राम पर मतलब कार्बन 12 के, किसी का कार्बन 12 में जितने अणु हैं, उतने अणुओं में किसी यौगिक, किसी परमाणु का भार, उसका परमाणु भार कहलाता है। तो हम आधुनिक परिभाषा किसके आधार पर दे रहे हैं, C12, कार्बन 12 के आधार पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, C12 यानी कि कार्बन 12। ठीक, अगला देखते हैं। 7.1 ग्राम क्लोरीन गैस में क्लोरीन के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जी, देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, 12। क्वेश्चन नंबर 12, देखो उसने कहा है कि सर क्लोरीन का जो वजन लेना है ना, वो 7.1 ग्राम लेना है। मुझे एक चीज बताओ, क्लोरीन का एक्चुअल वजन कितना होता है, 35.5। ठीक, और उसने पूछा उसमें क्लोरीन के मोल कितने हैं, तो मैं क्या दूंगा क्लोरीन के 35.5 ग्राम में, जो भी चीज पूछी जाए ना, वो राइट हैंड पे होती है हमेशा। तो उसने कहा है 7.1 ग्राम में कितना मोल, तो मैं कह दूंगा 35.5 ग्राम में 1 मोल। अब उसने मोल में पूछा है तो हम भी तो मोल में ही लिखेंगे सर। ठीक, 35.5 ग्राम में कितने मोल, 1 मोल, है ना। तो 1 ग्राम में कितने आ जाएंगे, तो 1 ग्राम आ जाएगा 1/35.5। तो वो कह रहा है 7.1, कितना कह रहा है, 7.1 कह रहा है ना। ठीक, तो 7.1 में कितना, तो 7.1, पॉइंट हटाऊंगा 5 बार कट जाएगा इससे। हाँ, देखो 7×5 = 35 और 1×5 पूरा 5 बार कट गया। ठीक, और 1/5 का मतलब कितना होता है, 1/5 का होता है 0.2। भाई अब इसे पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 5×10 तो कितना मोल हो गया, तो 0.2 मोल। बताओ बात समझ में आई नहीं है? चेक करते हैं इसमें कौन सा बंदा है। कौन सा बंदा है जी इसमें 0.2 मोल है कहीं, है ही नहीं। क्यों नहीं है, हमने कहीं गलत कर दिया क्या। कितना था ये, 7×35, और पॉइंट लगाएंगे तो 0.2 ही तो आएगा। क्लोरीन का 35.5 ग्राम ही तो होता है।
7 पंजे 35 पूरा तो कट रहा है मेरे ख्याल से। 5 7 पंजे 35, पॉइंट से पॉइंट कट गया। भाग तो सही कर रखी है, भाग तो सही हो रही है। अभी देखो मसला कहाँ होगा। 35.5 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में इतना, और 7.1 में कितना ग्राम क्लोरीन गैस में क्लोरीन के मोलों की संख्या, और हमारा कितना आ रहा है 0.2, और यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं। दो बार कैसे कट जाएगा, अभी गुना तो करके दिखाई मैंने। 71 × 5 करो, यही तो आ रहा है। ठीक, क्या मसला हुआ यार। 7.1 ग्राम क्लोरीन गैस में Cl2 कितना होगा, Cl2 होगा। क्लोरीन गैस है ना, तो केवल Cl नहीं होगा, क्लोरीन गैस के कारण Cl2 होगा। क्लोरीन निकाहा उसने, क्लोरीन गैस का है, हाइड्रोजन निकाहा, हाइड्रोजन गैस का है H2, समझो। ठीक, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा फिर, इतने ग्राम नहीं है, गुना 2 होगा इसका फिर, तो यहां पे बटे में 2 होगा, और ये आ जाएगा 0.1, 0.1 मोल आएगा फिर इसका आंसर। ठीक है ना, क्या 2 आएगा, कैसे 2 आएगा। चलिए चले आगे। लोचा भाई, ये क्लास बीच में रुक गई थी, दोबारा से स्टार्ट किया है ना, तो अभी हमने जो करा था ना वो ये था इसका आंसर 0.1, अभी करा है ना सोल्व। ठीक, ये था। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। हाँ जी, करो। 1 मोल CO2 में है, 1 मोल CO2 में है, ठीक, तो देखो 1 मोल CO2 है, तो आंसर देना कार्बन, ऑक्सीजन, CO2 या ये सब। जरा एक चीज समझो, 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन है, और 2 मोल ऑक्सीजन है, और 1 मोल का मतलब कितना है, 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए कौन घूम रहा है यहाँ, इस पर हाथ मार, मार दे, इस पे हाथ मार दे, बस। ठीक, हाँ, कहा थे हम 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु, सही है बात, ये बात तो सही है। 1 मोल हो गए ना इसमें भी, इसमें भी कितने हो गए, 1 मोल, है ना। अब ऑक्सीजन तो O2 है, तो ऑक्सीजन के तो 2 मोल रहे होंगे ना, तो इसका भी तो 2 गुना रहा होगा, तो बस आंसर आ गया, ज्यादा मेहनत करनी नहीं। अब CO2 तो पूरा 1 ही मोल है, तो CO2 का तो कितना होता है, 1 मोल या 6.022 इंटू 10⁻23, तब ठीक होता हो। CO2 के 3 ग्राम अणु नहीं, 1 मोल 1 ग्राम अणु, ठीक। या फिर अगर आपको इसका अनुपात निकालना है, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 3 32, 12 44 27, तो घपला है ना, तो कौन सा आ गया, ए। कोई दिक्कत यहां पर, चलिए आगे। हाँ जी, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन परमाणु की संख्या सर्वाधिक है, नाइट्रोजन परमाणु सबसे ज्यादा किसमें है, तो देखो एक चीज समझो, 1 मोल और 1 नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन ही तो हुआ, ठीक। इसमें देखो ये भी तो 1 मोल ही है, तो 1 मोल कह दो या 6.22 इंटू 10⁻23 अणु कह दो, बात तो एक है, तो दोनों में बराबर ही होगी। इसमें देखो 2 मोल भाई 500 ml है, समझो कितना है, 500 ml, और मोल कितना है, नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ पे भी तो नाइट्रोजन एक ही है, लेकिन यहाँ देखो नाइट्रोजन कितना है N2, और ये देखो 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल हो गया ना, और 1 मोल अरण्य N2 है, तो एक्चुअल में उसके 2 मोल हो गए, तो सबसे ज्यादा किसमें हो गए, इसमें ही तो हो गए, इनमें 1 1 मोल थे,
इसमें कितने कितने मोल थे? 1 मोल थे। ठीक, और इस यहाँ पे देखो ना, मोलरता का निकालने भी चाहो तो निकाल लो ना भाई। 2 बराबर नाइट्रोजन की बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन को N लिख लो तुम अभी थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मैं लिख दूं इसका कितना, 500 ml। तो 500 ml को यहाँ पे करूंगा 0 2 3, ये इससे कट जाएगा तो 2 2 से 2 कट गया, तो इसका 1 मोल ही तो आया आपकी। नाइट्रोजन का भी 1 ही तो मोल आया। जब मोलरता लीटर में होती है ना, ये ml में 30 लीटर बनाने के लिए 4 से गुना करूंगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, मोलरता का 2 से 2 कट जाएगा, आएगा तो 1 ही मोल ना। ठीक, तो इसमें भी 1 ही मोल है, इसमें भी 1 ही मोल है, इसमें भी 1 मोल है, ये 1 ही तो मोल होता है इसका मतलब। जबकि इसका मतलब हो गया N2, यानी कि है तो 1 मोल लेकिन N नहीं है, N2 है। तो नाइट्रोजन 2 गुना हो गया ना, तो 2 मोल होगी। तो नाइट्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें। और STP का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, उससे बिल्कुल नहीं घबराना, फुल फॉर्म से। 1 सेकंड। हाँ जी, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 16। ज्यादा शॉर्टकट कर दिया मैंने। बताओ जी। हाँ जी, 1.12 लीटर नाइट्रोजन का एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड, मतलब साधारण ताप एंड दाब, एसटीपी है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है? एसटीपी। पर लगभग द्रव्यमान कितना है? एक चीज समझो, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है एक्चुअल में? 14। ठीक, नाइट्रोजन गैस तो नहीं लिखा ना, तो नाइट्रोजन ही मान के चलेंगे। ये लीटर में दे रखा है, ठीक है, इसमें दे रखा है लीटर में, तो 22.5 हो गया ना। ठीक, कितना हो गया? बच रहा ना, बंद तो नहीं हुआ? हाँ, तो मैं क्या कहूंगा, 22.5 लीटर में, साढ़े मतलब 22.4 लीटर में कितना है? 22.4 लीटर में है कितना? 14। 1 लीटर में हो जाएगा 14 बटे 22.4, तो 101। ये इसमें कितना होगा? तो इससे पूरा कट जाएगा 2 बार, और ये इससे कट जाएगा 7 बार। पॉइंट कहां सा? अच्छा हाँ, ये पॉइंट हटाएंगे ना, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो ऐड हो जाएगी ना, इसके बाद 2 डिजिट थी, इसके बाद तो आ जाएगा 0.7। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? तो इसका आंसर आ जाएगा ए। बताओ इसमें कोई मसला भी किसी को? अगला चलते हैं। देखो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आते तुम्हारे सारे क्वेश्चन है, पेपर में जब आएंगे ना तो इन्हीं को पकड़ नहीं पाओगे, और तुम्हारे पेपर में आएंगे यही क्वेश्चन, ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तुम अपने अभी स्कूल के टेस्ट दे के आए हो, स्कूल के टेस्ट में यही क्वेश्चन आए हैं ऐसे ही। स्कूल के टेस्टों में आपके ऐसे ही तो क्वेश्चन आए हैं। ठीक, तो मैं सारा कुछ कराऊंगा आपको, अति लघु दीर्घ वीर्घ सब सब कराऊंगा। ठीक, 3 या 4 लेक्चर में एक चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक, किसी गैस के 0.1 ग्राम का एनटीपी पर आयतन इतना है। ठीक, उस गैस का अनुभार, अगर किसी गैस का अनुभार बताना है तो अनुभार क्या होता है? 1 मोल में, किया गया, 1 मोल में, 1 मोल में ग्राम द्रव्यमान क्या कहलाता है? उसका अनुभार कहलाता है। भाई अनुभार क्या है कि 1 मोल मात्रा में उसका द्रव्यमान कितना है? अनुभार क्या है? 1 मोल मात्रा में उसका द्रव्यमान कितना है? 1 मोल मात्रा में उसका द्रव्यमान कितना है? ठीक, तो 1 मोल का मतलब कितना हो गया? 1 मोल का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु या परमाणु, अणु या परमाणु। ठीक, या फिर जैसे इसने आयतन में दे रखा है, एमएल में दे रखा है, तो एमएल के आधार पे तो होता है 22,400 एमएल। तो एक्चुअल में अगर मुझे उसका अणु बाहर निकालना है तो इतने एमएल में निकालना, क्योंकि इसने डाटा एमएल में दे रखा है। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि सर 28 एमएल का अनुभार है 0.1 ग्राम, तो 1 एमएल का कितना है? 0.1 अपॉन 28। ठीक, तो 22,400 एमएल में कितना होगा? भाई किसी का अगर अनुभार निकालना है तो 1 मोल में निकलेगा ना। 1 मोल में उसका वजन कितना है? वो उसका अनुभार है। 1 मोल में उसका वजन कितना है? वही क्या है? उसका अनुभार है। तो अब उसने जो डाटा दे रखा है वो मिली एमएल में दे रखा है। एमएल बोले तो आयतन, लीटर का ही तो भैया है, छोटा भैया। ठीक, तो यानी कि हमें बताना है एमएल में, और 1 मोल में कितना एमएल होता है एवोगाड्रो के नियम के अनुसार? तो ये होता है 22,400। तो एक्चुअल में हमें 22,400 में कितना वजन है वो निकालना, वही उसका अनुभार होगा। बात भेजे में जा रही नहीं जा रही? ठीक, चलिए, तो इस पॉइंट को हटाऊंगा, 1 0 एरी। ठीक, 28 से कट जाएगा, क्योंकि 28
चौका 112 हो गया, 28 अट्ठे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 28 अट्ठे तो 80 आ गया ना पूरा, 224 और एक जीरो, ये रहा। तो देखो कहाँ है, ये रहा भाई साहब। क्या बोलते पब्लिक, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, चलिए आगे। अगर या तो तुम्हें सब समझ में आ रहा या कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आज तुम बीच में नहीं हो, आज तुम नदी के किनारे बैठे, या तो सब आ रहा या कुछ नहीं आ रहा। तो क्या मान लू मैं, आ नहीं रहा, आ रहा बीच में तो हो ही नहीं आज तुम। चलो इसका आंसर बताओ, भी पता चल जाएगा। सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार किस में दिया है, मिली में दिया है, 100 ml में। तो 22,400 ml पे निकालना है। निकालो जरा एक बार फटाफट। देखो भाई, इस टेम्परेचर की तो कोई जरूरत नहीं, ये टेम्परेचर तो एसटीपी को बता रहा है। ये टेम्परेचर क्या बता रहा है जी, एसटीपी पर है बात। ठीक, देखो एक ही झटके में करते हैं। कैसे सर, 100 ml में उसका जो वजन है वो 0.4 ग्राम है, तो 22,400 ml में उसका जो वजन होगा 0.4। अच्छा मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं, इतने शॉर्टकट में मत करना, लिख लिख के करना। कभी वो 3 देखी ना, नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, नंबर वैसे ही मिलेंगे जैसे किताब में लिखा है। तो लिख के चलना, 100 ml उस 100 ml पर किसी पदार्थ का परमाणु भार या अनुभार 0.4 ग्राम है। अरे अरे, इतना इतना ठीक है। ठीक, पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो ही रहा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक पॉइंट। अच्छा इसे गुना कर लेते हैं, 4 चौक 16 हासिल को एक, 22 चौका 88 और एक 89 और एक पॉइंट पीछे 89.6 है ऑप्शन। तेरी की, ठीक है जी, 89.6। चले आगे। क्या दे रखा ब्रो, हाँ 100 ml में इतना है, तो एक अनुभार पूछ लिया, तो 22,400 ml में कितना होगा, ये अंडरस्टूड है। ठीक, अगले क्वेश्चन की पेचकश। धातु का अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान 24 है, ऑक्साइड का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक, उसने कह दिया धातु का अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान 24 है, ऑक्साइड का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। कट गया मुझे लग रहा क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन कट गया, ऐसे पहले भी कुछ है तो लोचा हो गया। मॉडल पेपर उठाना पड़ेगा, एक सेकंड रुको भाई, मैं मॉडल पेपर ले आऊं जरा। देखो जी, ले आया मैं क्वेश्चन एक बार। ठीक, ये मास्टरमाइंड का ही मॉडल है, ठीक 2025 वाला, और इसी का ही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 19, 110 रुपए का है। देखो जी, समझो मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा ही शुरू पे छूट गया। किसी धातु एम के ऑक्साइड में, किसी धातु एम के ऑक्साइड में, किसी धातु एम के ऑक्साइड में भारानुसार 40% ऑक्सीजन है। 40% क्या है, ऑक्सीजन। अच्छा पिछले क्वेश्चन का भी आंसर चेक कर लो, 89.6, 18 का बी, ये क्या रहा है। देखो जी, ये था क्वेश्चन भाई, है ना, ये स्टार्टिंग का छूट गया इसमें। देखो मूल अनुपाती सूत्र का क्वेश्चन है। कोई धातु है एम, उसके ऑक्साइड में उसका प्रतिशत, एम का जो प्रतिशत है वो 40% है। तो आप ऐसे समझो, कि ये एम है, ठीक, और ये ओ है, ऑक्साइड की बात हो रही है। इसका प्रतिशत कितना है, तो इसका प्रतिशत है 40, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 60। इसका द्रव्यमान दे दिया, अभी पढ़ा था हमने, इस अपेक्षित परमाणु का द्रव्यमान 24 है। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, हाँ कहाँ रह गए थे फिर, जल्दी बताओ। ठीक, अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए करते हैं हम 40/24 और 60/16, याद आ रहा है कुछ। ठीक, 8 8 पंजे 40, 8 या 24,
ये आ जाएगा तुम्हारा 1.6, और इसे भाग करेंगे 4 से, 4 से कट जाएगा 15, 4 से कट जाएगा 4, 4 दिया 12.75। ठीक है ना। अब इसे पूरी संख्या बनानी है अपने को। क्या बनानी है? पूरी संख्या। इसका मतलब होता है 3 से ही 3/4। तो इसे पूरी संख्या बनाने के लिए 4 से गुना करनी पड़ेगी। इसे मैं 1.5 कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है ना, 1.5। ठीक, वैसे तो 1.66 होता है एक्चुअल में। ठीक, तो 1.5 कंसीडर करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पर 4 से गुना करूंगा और यहाँ पर 4 से गुना करूंगा, ठीक, 0.75 है ना, 3/4, तो 0.75, तो ये बैठेगा कितना? ये बैठेगा 15 चौका 60, 6 वाला भी है क्या कुछ? नहीं। अच्छा, 2 से गुना कर दी जाए अगर मैं इसे 2 से गुना कर दूं, 1.5 3। ठीक, अगर मैं इसे 4 से गुना कर दूं तो 6 हो जाएगा, और इसे मैं गुना कर दूं किससे? 4 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, 4 से पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 12। बहुत तगड़ा बैठेगा। चलो कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा कितना तुम्हारा? 3 15, तो ये हो गया 15। तो ये बनेगा एक्चुअल में M6O15। लेकिन पूछा क्या? मूल अनुपाती सूत्र। क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से? 3। तो M ये बन जाएगा M3O5। M3O5 तो है भी नहीं, M2O5 है कहीं ना? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम कहीं? क्वेश्चन नंबर क्या आता है? 19, और 19 का आंसर दे रखा है उसने सी बोले तो MO। एक एक कैसे हो जाएगा? एक एक 1.66। तो उसने पता क्या करा होगा, जहां तक मुझे उसके हालात लग रहे, लेकिन उसके हालात ऐसे तो नहीं है। एम के ऑक्साइड में भार अनुसार 40% ऑक्सीजन है, धातु का अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान ये है, ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? 40% ही है, 60% ही है। 40/24 तो ये हो गया, 60/16 ये हो गया। 4 से कट जाएगा 15, 4 से कट जाएगा 4, 4 या 12.75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5/3, तो 3 कम 3, 2/3 का मतलब 0.666। एमओ तो नहीं मुझे लग रहा है इसके हालात। भाई देखना पड़ेगा, इसमें कुछ लोचा है, या तो हम कुछ लोचा कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में कुछ लोचा है। ठीक, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ अभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखो जी, ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन है आपका सीमांत अभिकर्मक का। देखो, उसने क्या दिया ना, उसने क्या दिया, उसने क्या दिया, BaCl2। मैं ये करा नहीं रहा, ये तुम ही करना, मैं इसमें हिंट बता रहा हूँ क्या करना है। Na3PO4, और ये मिलकर क्या बना देंगे? ये बना देंगे Ba3PO4 का होल ट्वाइस। तो समझो, इससे पता चल रहा है कि यहां तो 3 गुना रहा होगा, है ना? ये क्या रहा होगा? 3 गुना, जब भी तो Ba3 बनेगा, और PO4 का होल ट्वाइस बनने का मतलब है यहां पर 2 गुना रहा होगा। ठीक है ना, ऐसी तो रहा होगा। ठीक, देखो Ba3 आ जाएगा ना उससे, और PO4 का होल ट्वाइस है, तो इसका मतलब यहाँ 2 गुना रहा होगा। ठीक, और इसके बाद क्या उत्पाद बचा? देखो, Ba हो चुका अपना, P हो चुका, तो क्या बचा अपने पास? Cl के तो 6 बचे, और Na के भी 6 हो गए, तो प्लस में क्या बचेगा? 6 NaCl। देखो, उत्पाद के रूप में एक्स्ट्रा क्या बचेगा? 6 NaCl। तो तुम्हें क्या करना है? उसने कहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मैं पूरा नहीं करा रहा, ये तुम्हें करना है पूरा। इसने कहा 0.5 मोल तो इसके हैं, और इसके हैं 0.2 मोल, 20 मोल, और उसने इसकी मात्रा पूछ ली। तो अगर तुम्हें दोनों के दोनों अभिकर्मक पता हो, समझते चलना, यदि तुम्हें दोनों के दोनों अभिकर्मक पता हो, तो आप सबसे पहले पता करेंगे कि इनमें सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। ठीक, जब आपसे सीमांत अभिकर्मक पता चल जाए, तो सीमांत अभिकर्मक का द्रव्यमान में इतना द्रव्यमान, तो इतने द्रव्यमान में कितना द्रव्यमान, इस बारे में क्या कह रहा हूं? ठीक, तो इसे एक बार खुद करना। इससे क्वेश्चन सीमांत अभिकर्मक के हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, एवोगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित हो रहती है
भाई 1 मोल में रहती है, ठीक, 1 मोल में निश्चित है, ठीक। तो किसी पदार्थ की 1 मोल में, ये वाली बात भी ठीक होगी। और ये भी 1 ही मोल है, 22.4 लीटर का मतलब भी तो 1 मोल है। और 1 ग्राम अनुभार, ये भी तो 1 मोल ही होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त समूह। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आज उसने कहा पानी में HO का भारात्मक अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। तो H2HO में पानी में तो क्या होता है, पानी H2O होता है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 16। तो भारात्मक अनुपात आ गया 1:8। तो ये बन जाएगा आपका C। बताओ इसमें कोई मसला भी किसी को? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्रम से ये है, और इसका द्रव्यमान दे दिया इसका। इस यौगिक का आणविक सूत्र कितना है? तो देखो समझो यहां पर बात, भाई आणविक सूत्र क्या होता है? आणविक सूत्र क्या होता है? आणविक सूत्र होता है N इंटू मूल अनुपाती सूत्र। बात समझ में आई? एन क्या होता है? एन होता है यौगिक का भार बटे परमाणु का अनुभार, ठीक। तो यौगिक का भार, अब पूरे यौगिक का भार तो दे दिया उसने 180। और जिस CH2O की बात करें तो इसका तो हो गया 12, 12 प्लस 2 प्लस 16, तो 16 और 14 30, तो बटे 30। तो 30 करते ही 6 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इसमें 6 गुना कर देना है। तो ये बन जाएगा क्या C6H12O6, यानी ग्लूकोज। कौन सा बन जाएगा? ये रहा सी ऑप्शन। अरे चल भाई, बताओ इसमें कोई मसला हो तो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यार ये भी अधूरा रह गया, क्या मसला हुआ है? रक्त में ग्लूकोज की मोलरता क्या है? ये अधूरा है क्वेश्चन, में पूरा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या रहा होगा? क्वेश्चन नंबर 24 रहा है। देखो क्वेश्चन है, यदि रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता, यदि रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता 0.9 लीटर 9 ग्राम लीटर इनवर्स है, लीटर इनवर्स है, तो रक्त में ग्लूकोज की मोलरता क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज की मोलरता क्या है, ठीक है ना। तो समझो भाई, आपको मोल उसने दिया ना, उसने ग्लूकोज का द्रव्यमान दे दिया, कितना दे दिया? 0.9 ग्राम, ठीक। आगे आगे की बात करें तो आगे हमें पता है ग्लूकोज का हमें वो भी चाहिए, अणुसूत्र, अनुभार है, जालिमो याद है। चलिए, तो रक्त का ग्लूकोज में मोलर था, तो बस काम बात खत्म होगी, ठीक। रक्त में ग्लूकोज की मोलरता बतानी है। अच्छा इसने, यदि रक्त में सांद्रता, अच्छा लीटर प्रति लीटर कह दिया उसने, तो इसका मतलब द्रव्य आयतन कितना हो गया? 1 लीटर प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर कह दिया तो 1 लीटर है। मोलरता एम निकालते हैं, क्या हो जाएगा? मोलरता एम हो जाएगी, मोलरता एम हो जाएगी आपकी एम सॉरी W अपॉन M इंटू वी। तो W क्या है? भार 0.9 ग्राम बटे अणुभार कितना है? 180 और आयतन है 1। पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 ही रहा, ठीक। 9 से कट जाए कितनी बार? 2 बार, तो आ गया 1/200, ठीक। 200 काटूंगा तो 0.5 आ जाएगा बटे 100, तो आ जाएगा 0.005 मोलर। ये बताओ बात भेजे में गई नहीं गई? अगला, हे भगवान खत्म हो जाओ जल्दी। 27 के 27 होंगे आज भी, और कल को जब अति लघु होंगे तो वे भी खत्म ही होंगे एक दिन में। लघु भी एक ही दिन में खत्म है, दीर्घ भी एक ही दिन में खत्म है।
एक पोर्शन एक ही दिन में खत्म करना। अणुओं की संख्या न्यूनतम होगी। अणुओं की संख्या न्यूनतम देखो, अणुओं की संख्या न्यूनतम कहां होगी? 1 मोल CO2 में एनटीपी के 11 लीटर। देखो एनटीपी कितना हो गया? एनटीपी कितना हो गया? एनटीपी होता है 22 पॉइंट कुछ, तो 22 का आधा या आधा मोल हो गया। 11 लीटर मतलब लगभग आधा मोल हो गया। ठीक, ये पूरा 1 मोल हो गया, ये 22 ग्राम हो गया। 22 ग्राम। CO2 का वजन देखो कितना होता है? 44, तो ये भी आधा मोल हो गया। लेकिन ये एग्जैक्ट आधा मोल है, और ये 11 लीटर जो है 22.4 के आधे से थोड़ा कम है, क्योंकि उसका आधा कितना बैठेगा? 11.2, उससे भी कम है। तो सबसे कम किस में रही होगी? नहीं समझे भाई? 1 मोल मतलब कितना हो गया? 22.4 लीटर। ठीक, अब उसका आधा देखो कितना बैठेगा, तो उसका आधा बैठेगा तुम्हारा 11.2 लीटर। ठीक, कितना बैठेगा? 11.2 लीटर, और ये उससे भी कम है, यानी कि आधे से भी कम है। और 22 ग्राम का मतलब क्या हो गया? CO2 का वजन कितना होता है 1 मोल में? 44, तो ये 22 है, तो ये एग्जैक्ट आधा है। तो ये समझो ना, ये क्या है? ये तो एग्जैक्ट आधा मोल है, और ये आधा मोल होता है जब ये 11.2 होता। कितना होता है? 11.2। अब ये 11.2 से भी कम है, तो ये आधे मोल से भी कम है। तो जब आधे मोल से कम है, तो अणुओं की संख्या भी तो इसमें सबसे कम होगी भाई। मोल तो निश्चित हो गया ना। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें है? अधिकतम देखो, अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें है? ठीक, तो समझो, जैसे कार्बन है, CO2 कितने ग्राम हो गया? 44, तो ये 1 मोल हो गया। ये हो गया 1 मोल एक्चुअल में, तो ये तो 1 मोल हो गया। ठीक, हाइड्रोजन H2 देखो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 2। H2 हो गया ना, तो इसका मतलब ये 4 मोल है, क्योंकि 2 ग्राम मतलब 1 मोल हो गया H2 के लिए। तो 8 ग्राम मतलब 4 मोल हो गया। ठीक, ऑक्सीजन ये तो पूरा 1 ही मोल है। और SO2 जरा देखना, सल्फर तो 16 दूनी 32 हो गया, और सल्फर कितना हो गया? मगलसी पस्कल। क्लोरीन से एक पीछा है, क्लोरीन कौन से नंबर पर आता है? 17, 17 यानी कि 16, 16 दूनी 32। ठीक, तो इसका तो हो गया 32, और इसका कितना हो गया? 32, 32, 32, 64, पूरा 1 मोल हो गया, नहीं हो गया? ठीक, जो हमें वजन याद है ना, वो 1 मोल का याद है। वो किसका याद है? 1 मोल का, तो ये भी 1 मोल है। तो अधिकतम संख्या किसमें होगी? जिसमें मोल ज्यादा है, तो ज्यादा मोल इसमें। बताओ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसी तरीके से करने हैं तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है ना? एक और, क्या कह रहा हूं? किसी पदार्थ के 1 मोल में परमाणु अणुओं की संख्या इतनी होती है, ठीक है? 0.2 मोल में H2SO4 विलियन के 100 ml विलियन में उपस्थित H2SO4 के अणुओं की संख्या बताइए। तो वो कह रहा है भाई, समझो, 0 उसने कह दिया कि इसके कितने मोल हैं। क्या पूछा? इसके अणुओं की संख्या पूछ लिया आपसे, सीधी सी बात यह है। H2SO4 में अणुओं की संख्या क्या है, तो आप इसमें मोलों की संख्या निकाल दो। मोल फॉर्मूला क्या है? मोलरता का फॉर्मूला क्या है? मोलरता बराबर N/V। N/V, हमें N बताना है पहले तो। N से इसके मोल पता चल जाएंगे कितने हैं। ठीक, तो मोलरता क्या हो गई? मोलरता दी है ना उसने, इतने मोल, 0.02 मोल। N मुझे निकालना है, यानी कि मोलों की संख्या। N क्या है? मोलों की संख्या। ठीक, V कितना दिया है? 10, 100, लेकिन हम तो लीटर में लिखते हैं सर। ये कट जाएगा इससे, तो इसका अर्थ हो गया ये हो जाएगा 0.02/10 मोल, है ना? 0.02/10 मोल। ठीक, और 1 मोल में कितने अणु होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻²4। तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो और नीचे बढ़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? वैसे तो ये 12.44 हो जाएगा, है ना? लेकिन 3 जीरो की वजह से 24 का 21 रह जाएगा। तो देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा 12.044 गुना 10⁻21, ऐसा कुछ। 20 कहां से एक जीरो हमने कहीं खा लिया? 0.02 मोल।
23 तो नहीं है लेकिन 24 है ना। अरे 24 कहाँ होता है, 23 ही तो होता है। हे भगवान, हे हरि राम। 6.022 इंटू 10⁻23 होता है ना, तो 3 जाके बचेगा, तो कौन सा आ जाएगा इसका। ठीक है जी। रात की सांस। भाई जो लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके अति लघु क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। ठीक है ना। पूरा पूरा का पूरा ये मॉडल, कौन सा है मॉडल, मास्टरमाइंड का 11वीं क्लास में। ठीक, पूरा का पूरा मॉडल आपको मैं सोल्व कराऊंगा, पूरा A to Z। ठीक है ना, 4 या 5 लेक्चर में एक चैप्टर का सुपड़ा साफ। ठीक है ना, चलिए बाय।